1975 का दौर जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के लिए याद किया जाता है। देश में इंदिरा सरकार के खिलाफ गुस्सा था और जेपी उसका चेहरा थे। उबाल पूरे देश में था। उस दिन जेपी कोलकाता पहुंचे थे। इंदिरा के खिलाफ आवाज बुलंद करनी थी, लोगों को साथ लाना था। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान जेपी से हटाकर उस कम उम्र की लड़की की तरफ खींच दिया। उन दिनों कार का मतलब मोटे तौर पर एम्बेसडर कार होता था। जेपी की कार भी एम्बेसडर ही थी, वो भी सफेद रंग की। जननायक की कार जब कोलकाता की उस सड़क पर पहुंची तो वो लड़की बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी खौफ के कार के सामने आई और उसने कार के बोनट पर चढ़कर हंगामा कर दिया। लोग हैरान थे कि आखिर ये लड़की कौन है। 36 साल बाद वही लड़की एक दिन पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के किले को ध्वस्त करते हुए वहां की मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनती है। नाम है ममता बनर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। आज के इस वीडियो में कहानी ममता बनर्जी की। आखिर लेफ्ट के गढ़ में ममता ने अपने लिए कैसे जगह बनाई और फिर पश्चिम बंगाल की कुर्सी हासिल की और आज तक उस कुर्सी पर बनी हुई हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल मतलब लेफ्ट का गढ़ और गढ़ में एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता हुए जिन्हें पश्चिम बंगाल की जनता ने अपार समर्थन दिया। उनमें से एक नाम था ज्योति बसु का। बसुदा पश्चिम बंगाल के सीएम रहे, वो भी 23 साल तक। ज्योति बसु का कार्यकाल वो कार्यकाल था जब ममता बनर्जी एक राजनेता के तौर पर परिपक्व यानी मैच्योर हो रही थी। लेकिन उस दौर में किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ममता बनर्जी को बंगाल के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना बड़े बड़े नेताओं के लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 15 साल से बंगाल पर राज कर रही हैं ममता बनर्जी। अब साल 2026 पश्चिम बंगाल एक बार फिर इतिहास के मुहाने पर खड़ा है। चुनावी शंखनाद हो चुका है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सत्ता के गलियारों में हलचल है। लेकिन सवाल आज का नहीं है। सवाल उस महिला का है जिसने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट किले को ढहा दिया था। वो महिला जिसे लोग दीदी कहते हैं। कोई उन्हें अग्निपुत्री मानता है तो कोई उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा भी कहता है। ममता के राजनीतिक करियर में कई ऐसे मुकाम आए जब उन्हें अलग अलग नाम मिले, अलग पहचान मिली और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनके दिलों में उतरने के लिए सिंपल सी सफेद सूती साड़ी और सस्ती सी स्लीपर चप्पल को अपना साथी बनाया। आज के इस वीडियो में हम उसी ममता बनर्जी की बात करेंगे जिसने बंगाल की सड़कों को अपने लहू से लाल कर दिया था। सिंगूर में लगने वाले टाटा नैनो के प्लांट के खिलाफ 25 दिन तक भूख हड़ताल कर बंगाल की तत्कालीन लेफ्ट सरकार को घुटनों पर ला दिया था। आज भी ममता जब ईडी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करती हैं तो बंगाल की जनता उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। केंद्र सरकार के खिलाफ आज भी जनता के साथ मिलकर सड़क पर आंदोलन करती हैं। ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जिसके बिना भारत की राजनीति की चर्चा अधूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण घर की लड़की ने दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका और फिर सत्ता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते उन पर भी वही आरोप लगने लगे जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। 1970 के दशक में ममता बनर्जी सिर्फ एक छात्रा थी जिनके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा राजनीतिक गॉडफादर। उनके पास थी तो सिर्फ और सिर्फ एक जिद, एक ऐसी जिद जिसने उन्हें जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़ा दिया और सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को धूल चटा दी। 5 जनवरी 1955 को जन्मी ममता बनर्जी के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जब ममता सिर्फ 17 साल की थी तभी पिता का निधन हो गया। परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत कम लोग जानते हैं कि परिवार का गुजारा चलाने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पढ़ाई के दौरान दूध तक बेचा। ये वही दौर था जब उन्होंने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज में कदम रखा। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद की नींव रखी। उन्होंने कॉलेज में कम्युनिस्टों के दबदबे वाले संगठन AIDSO को हराकर सबको हैरान कर दिया। यहीं से उनकी फायरब्रांड राजनीति की शुरुआत हुई। तारीख 25 अगस्त 1975 देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल का दौर था। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण कोलकाता आए थे। जैसे ही उनका काफिला शहर में घुसा, युवा ममता ने उनका रास्ता रोक लिया। ममता न केवल कार के सामने खड़ी हुई बल्कि वो जेपी की सफेद एम्बेसडर कार के बोनट पर चढ़कर नाचने लगी और जमकर नारेबाजी करने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने अपनी जान तक देने की धमकी दे दी।
इस घटना ने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया। 80 के दशक की शुरुआत में ममता बनर्जी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लगी थी। उन्होंने दावा किया कि इन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। इस पर काफी बवाल मचा और विरोधियों ने उन पर फर्जी डिग्री का आरोप भी लगाया। इसके बाद ममता ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना बंद कर दिया, लेकिन यह उनकी शुरुआती राजनीति का एक बड़ा और रोचक विवाद रहा। 1984 का साल भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए। राजीव गांधी बंगाल में कम्युनिस्टों के गढ़ जादवपुर में किसी नए चेहरे को उतारना चाहते थे। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढ रहे थे जो हारने से ना डरे, क्योंकि सामने दिग्गज सोमनाथ चटर्जी थे। जब ममता सोमनाथ चटर्जी के सामने खड़ी हुई तो किसी ने भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जादवपुर को लेफ्ट का अभेद्य गढ़ माना जाता था। ममता ने घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने अपनी सादगी और संघर्ष की कहानी लोगों तक पहुंचाई। जब नतीजे आए तो ममता ने सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों से हरा दिया। 29 साल की एक लड़की ने 10 साल के सांसद और राजनीति के भीष्म पितामह को हरा दिया था। भारत की संसद को उस वक्त की अपनी सबसे युवा सांसद मिल चुकी थी। 1970 से 1984 के बीच के ये किस्से बताते हैं कि ममता बनर्जी का स्वभाव कभी भी शांत नहीं था। वो शांत राजनीति की पक्षधर भी नहीं थी। सड़क पर उतरना, विरोध करना और किसी भी हद तक जाना, यही उनकी राजनीति का मूल मंत्र बन गया। जादवपुर की उस जीत ने बंगाल में वामपंथ के अंत की पहली ईंट रख दी थी। 1990 का दशक, पश्चिम बंगाल में लाल झंडे का राज इतना मजबूत था कि उसे हिलाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जो न केवल वामपंथ को बल्कि खुद कांग्रेस को भी भस्म करने वाली थी। ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को सीपीएम की बी टीम घोषित कर दिया और खून से लथपथ होकर भी हार नहीं मानी। 16 अगस्त 1990 ये वो दिन था जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की अग्निपुत्री बना दिया। ममता बनर्जी कोलकाता के हाजरा रोड पर एक रैली का नेतृत्व यानी अगुवाई कर रही थी। सीपीएम के युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया। लालू आलम नाम के एक शख्स ने ममता के सिर पर लाठी से इतना जोरदार वार किया कि उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। महीनों अस्पताल में रहने के बाद जब ममता बाहर निकली तो उनके सिर पर बंधी पट्टियां बंगाल के लिए विपक्ष का नया प्रतीक बन चुकी थीं। उसके बाद 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी ने मांग की कि वोटर आई कार्ड को मतदान के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया जाए ताकि वोटों में धांधली रुक सके। उन्होंने सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग का घेराव करने का आह्वान किया। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए। ममता को घसीटकर पुलिस वैन में डाला गया। इस दिन के बाद ममता ने कसम खाई कि जब तक वे ज्योति बसु की सरकार को सत्ता से हटा नहीं देती, वे राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखेंगी। आज भी टीएमसी इस दिन को शहीद दिवस के रूप में ही मनाती है। ममता बनर्जी को लगने लगा था कि बंगाल कांग्रेस के सोमेन मित्र जैसे नेता सीपीएम के साथ मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। 1996 में दिल्ली के एआईसीसी सेशन के दौरान ममता बनर्जी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं के सामने अपनी शॉल गले में डालकर फांसी का फंदा बनाने का नाटक किया। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि दिल्ली में बैठे नेता बंगाल के जमीनी कार्यकर्ताओं का गला घोंट रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के भीतर तृणमूल कांग्रेस समिति बना ली थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार तक उतारने शुरू कर दिए। आखिरकार वो दिन आ गया जब ममता बनर्जी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन ये उनके अंत की नहीं बल्कि एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। 1 जनवरी 1998 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। ममता चाहती थी कि पार्टी का चुनाव चिन्ह घास और फूल हो। इसका संदेश था जमीन से जुड़ाव। चुनाव आयोग ने शुरुआत में इस नाम पर आपत्ति जताई, लेकिन ममता की जिद के आगे सब फीका पड़ गया। उन्होंने साबित कर दिया कि असली कांग्रेस वही है जिसे बंगाल की जनता चाहती है। पार्टी बनने के महज कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुए। ममता ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। टीएमसी ने 7 सीटें जीती और कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। ममता बनर्जी अब बंगाल में विपक्ष का निर्विवाद चेहरा बन चुकी थी। ज्योति बसु, जो उन्हें बंगाली लड़की कहकर नजरअंदाज करते थे, अब उनके बढ़ते कदमों से चिंतित थे, परेशान थे, हैरान थे।
उसके बाद 1999 में बंगाल की सड़कों से निकलकर ममता बनर्जी अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों में अपनी धमक जमा चुकी थी। ये वो दौर था जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ममता बनर्जी उनकी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनप्रेडिक्टेबल सहयोगी थी। कभी इस्तीफा, कभी वापसी, ममता ने दिल्ली को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। 1999 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटें जीती। वाजपेयी सरकार में ममता बनर्जी को देश की पहली रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। रेल मंत्री बनते ही ममता का पूरा फोकस बंगाल पे आ गया। उन्होंने इतनी नई ट्रेन और प्रोजेक्ट्स की घोषणा बंगाल के लिए की कि बाकी राज्यों के नेताओं ने बंगाल के रेल मंत्री कहने लगे। सूती साड़ी और चप्पल पहनकर ही रेल मंत्रालय जाती थी और दिल्ली का एलिट क्लास ये देख के हैरान रह जाता था, लेकिन ममता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ममता हमेशा से अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जानी जाती रही। 2001 में तहलका रक्षा सौदा का घोटाला सामने आया तो ममता ने नैतिकता का हवाला देते हुए एनडीए सरकार से नाता तोड़ लिया और रेल मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। 2001 के बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन ज्योति बसु की जगह आए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उन्हें करारी शिकस्त दी। ममता न दिल्ली की रही, न बंगाल की सत्ता उन्हें मिली। 2 साल बाद 2003 में वे वापस एनडीए में शामिल हुई और कोयला एवं खदान मंत्री बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। पूरे देश में इंडिया शाइनिंग के खिलाफ लहर थी और बंगाल में लेफ्ट अभी भी अपराजय था। तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। पूरी पार्टी से सिर्फ एक सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचा और वो खुद ममता बनर्जी थी। संसद में वे अपनी पार्टी की एकमात्र आवाज बनकर रह गईं। इसी दौरान 2005 में उन्होंने लोकसभा में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा न होने पर स्पीकर की ओर कागज फेंके और रोते हुए इस्तीफा देने की कोशिश की। 24 यह उनके करियर का सबसे लो पॉइंट माना जाता है। 2006 के विधानसभा चुनाव में बुद्धदेव भट्टाचार्य ब्रांड बुद्ध बनकर उभरे थे। वो औद्योगिकरण की बात कर रहे थे और बंगाल का मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास उनसे काफी प्रभावित था। वामपंथ ने 235 सीटें जीती, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी महज 30 सीटों पर सिमट गई। उस समय अखबारों ने लिखा था, ममता बनर्जी का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। वामपंथी नेता उनका मजाक उड़ाते कहते थे कि उन्हें अब म्यूजियम में रख देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कभी किसी को खत्म नहीं मानना चाहिए। 2006 की इस करारी हार के बाद ममता ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने महसूस किया कि दिल्ली की राजनीति से ज्यादा जरूरी बंगाल की मिट्टी पर कब्जा करना है। 2006 के अंत में टाटा नैनो के लिए सिंगूर में 997 एकड़ उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण की खबरें सामने आने लगी। हार से हताश ममता ने इसे आखिरी मौके की तरह लपका। वे सिंगूर के खेतों में पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उस दिन ममता की आंखों में जो गुस्सा था वो इशारा था कि दीदी फिर से वापसी कर रही हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल को औद्योगिक स्वर्ग बनाना चाहते थे, लेकिन सिंगूर की मिट्टी में कुछ और ही पक रहा था। कुछ चश्मदीदों की माने तो उस दौरान रातों रात सिंगूर के खेतों में पुलिस की चौकियां बना दी गई थी। धान के खेतों में कटीले तार लगा दिए गए थे। जो किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे उन्हें डंडों से पीटा जा रहा था। ममता बनर्जी ने 4 दिसंबर 2006 को कोलकाता के मेट्रो चैनल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। 25 दिन बीत गए, उनकी हालत बिगड़ने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी और मेधा पाटकर जैसे बड़े चेहरे उन्हें मनाने पहुंचे। तब 26वें दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अपील के बाद उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। उनके शरीर का वजन गिर गया था, लेकिन उनका राजनीतिक कद आसमान छू रहा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ दिल्ली की नेता नहीं बल्कि बंगाल के किसानों की रक्षक हैं। सालों की लड़ाई के बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिग्रहण को अवैध घोषित किया। कोर्ट ने कहा, अधिग्रहण की प्रक्रिया सार्वजनिक हित के लिए नहीं बल्कि किसी एक निजी कंपनी के फायदे के लिए की गई। नतीजा, टाटा को बंगाल छोड़कर गुजरात के साणंद जाना पड़ा। बंगाल के लिए जीत थी या फिर औद्योगिक आत्महत्या, ये बहस आज भी जारी है। सिंगूर में तो सिर्फ जमीन की लड़ाई थी, लेकिन नंदीग्राम में खून बहा। वहां एक केमिकल हब के लिए 10,000 एकड़ जमीन मांगी गई थी। 14 मार्च 2007 की सुबह 3000 पुलिसकर्मियों ने नंदीग्राम में प्रवेश किया। सामने हजारों ग्रामीणों की दीवार थी। पुलिस फायरिंग में 14 ग्रामीण मारे गए। आरोप लगे कि पुलिस की वर्दी में सीपीआईएम के सशस्त्र गुंडे शामिल थे। ममता बनर्जी ने तुरंत नंदीग्राम पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सीपीएम के कैडरों ने रास्ते में ही रोक दिया।
वे बाइक पर बैठकर गुप्त रास्ते से वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ी। इस घटना ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को लेफ्ट के खिलाफ कर दिया। सीबीआई की जांच में पाया गया कि पुलिस फायरिंग गलत थी। इसने बुद्धदेव सरकार की नैतिक नींव हिला दी। मां माटी मानुष का नारा इसी माहौल में जन जन तक पहुंचा। महाश्वेता देवी और अपर्णा सेन जैसे दिग्गज अब ममता के मंच पर थे। उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव ने संकेत दे दिया कि हवा बदल चुकी है। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लेफ्ट को उनके गढ़ में मात दी। ममता फिर से दिल्ली में रेल मंत्री बनी। इस बार उन्होंने मंत्रालय का इस्तेमाल केवल बंगाल के प्रोजेक्ट्स के लिए किया। मां माटी मानुष अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि रेल के इंजनों और स्टेशनों के पोस्टरों पर चमक रहा था। उन्होंने केंद्र की ताकत को बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए हथियार बना लिया। 13 मई 2011 नतीजों का दिन। बंगाल की गलियों में परिवर्तन के नारे गूंज रहे थे। टीएमसी गठबंधन ने 227 सीटें जीती। 34 साल पुरानी दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लाखों लोग कोलकाता की सड़कों पर उतर आए। ममता बनर्जी अपनी नीली बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और हवाई चप्पलों में काली घाट से पैदल चलकर राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंच गई। यह एक आम महिला की सत्ता के अहंकार पर जीत का प्रतीक था। 20 मई 2011 को राजभवन के मैदान में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य जिन्हें उन्होंने हराया था वो मंच पर मौजूद थे। ममता ने शपथ लेते ही कहा था, ये जीत मेरी नहीं बंगाल की जनता की है। ममता बनर्जी ने उस व्यवस्था को उखाड़ फेंका जो कभी अपराजय लगती थी। लगता था कि इसे कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या वही लोकतंत्र बचा रहा जिसके लिए उन्होंने लाठियां खाई थी? क्या परिवर्तन वाकई वैसा हुआ जैसा बंगाल ने सोचा था? सत्ता में आते ही ममता बनर्जी पर वही आरोप लगने लगे जो वो अब तक लेफ्ट पर लगाती रही थी। शारदा और रोज वैली स्कीम में लाखों गरीबों की मेहनत की कमाई डूब गई। आरोप लगा कि टीएमसी के शीर्ष नेता इन पॉन्जी स्कीमों के संरक्षणों में शामिल हैं। इसके बाद बंगाल के गांव-गांव में एक शब्द मशहूर हुआ, कट मनी, यानी सरकारी योजना का लाभ चाहिए तो टीएमसी के लोकल कैडर को हिस्सा देना होगा। इसके अलावा एक्ट्रेस और ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए मिले। बंगाल के योग्य युवा सड़कों पर रो रहे थे और मंत्री तिजोरियां भर रहे थे। पंचायत चुनाव 2018 में 34% सीटों पर विपक्ष नामांकन तक नहीं कर पाया। सड़कों पर खून बह रहा था। 2024 में घटी संदेश खली की वो घटना जिसने देश को हिला के रख दिया। शाहजहां शेख जैसे नेताओं पर जमीनें हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे। ममता के दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक और मुहर्रम को प्राथमिकता देने जैसे फैसलों ने हिंदू वोटरों को नाराज किया। घुसपैठ के मुद्दे पर उनका नरम रुख और इमामों को वजीफा देने जैसे कदमों को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा माना गया। आज ममता बनर्जी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ बीजेपी की बढ़ती ताकत है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के दाग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने उनकी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ममता बनर्जी 2011 से लगातार बंगाल की सीएम बने रहने की अपनी इस अजय छवि को बचा पाएंगी? क्या दीदी का तिलस्म अभी भी बरकरार है या बंगाल बदलाव की एक और आहट सुन रहा है? इतिहास गवाह है कि बंगाल जिसे आज सोचता है देश उसे कल सोचता है। लेकिन आज बंगाल क्या सोच रहा है, ये 2026 विधानसभा चुनावों के नतीजे बताएंगे। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने बंगाल का विकास किया है या फिर बंगाल को हिंसा के दलदल में धकेल दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।